Hey students, good morning. I hope you all were very good and fine at your home. So, be prepared, sit carefully and take your classes. In the previous video, I have defined you then how the Congress party has been created with the help of the 72 member in the 1885. And what was the motto of the Congress party is that only to take the more power and give a lot of rule and regulation in their mind between the rule of the British गवर्नमेंट. अगर हम बात करें तो कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की मेन मोटो क्या थी, क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में की गई, तो उनका मेन मोटो यही था कि भारत से जुड़े हुए कुछ रूल रेगुलेशन पावर जो हो इन भारतीयों के पास भी आए एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टी दे कैन नो व्हाट इज़ द राइट ऑफ द इंडियंस. और उस संगठन की सहायता से हमारे भारतीय ये भी समझ सके कि आखिरकार भारतीयों के कौन कौन से पावर हैं, वो क्यों अपने ही देश में गुलाम बनते जा रहे हैं. इन सभी चीज़ों को समझाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में दादा भाई नौरोजी जो कि मेन लीडर थे इस पार्टी के, उनके द्वारा क्रिएट किया गया था. ठीक है, तो आगे हम लोग इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में जो मेन मोटो था, किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया इन दोनों को लेकर के एक मध्य मार्गी मार्ग कैसे अपनाया, कैसे उन्होंने एक मॉडरेट वे अपनाया, इसको हम लोग इस पैराग्राफ में देखने वाले हैं. ओके, then be careful, listen careful my video, and if you have any problem then you are free to ask me any question. Now let's start the new paragraph. Your paragraph is, firstly you have to study this important fact. Why it is not removing? Why the camera is not removing? Okay. See, who did the Congress seek to speak for? आखिर ये कांग्रेस बनी किसके लिए थी? न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित किया गया था जो कि इंडियन मिरर नाम से लिखी गई 1886 में एक न्यूज़पेपर थी. इसमें लिखा गया है द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट द बॉम्बे में क्रिएट किया गया जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द फ्यूचर फॉर पार्लियामेंट फॉर आवर कंट्री. वो हमारे देश के लिए एक संसद के रूप में कार्य करेगी एंड विल लीड टू द गुड ऑफ द इनकॉन्सिएबल मैग्नीट्यूड फॉर आवर कंट्री. और ये हमारे भारतवर्ष के लिए एक चेतनापूर्ण योजना हमारे भारतवर्ष में, यानी भारतीयों का क्या राइट है, कैसे उनको अपने गवर्नमेंट में एक सही स्थान प्राप्त करना है, इसको भी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बताएगी. आगे है 1887 में, जब 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्रिएट किया जाता है तो उसके 2 साल बाद अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 1887 में रहे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब कहते हैं दिस कांग्रेस इज़ कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव. ये जो कांग्रेस पार्टी है ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है, हमारे पूरे भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही है. और ये सिर्फ एक कम्युनिटी या फिर किसी एक सिंगल क्लास के लिए नहीं है बट ऑफ ऑल द डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ द इंडिया, बल्कि हमारे भारतवर्ष के हर एक जाति, हर एक समुदाय, हर एक संस्था के लिए एक पार्टी है. अ नेशन इन द मेकिंग, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हो रहा है? It has often been said that the Congress in the first 20 years was moderated in its objective methods. अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि अपने 1885 से लेकर के 20 सालों तक कांग्रेस का जो मोटो रहा है वो मध्य मार्गी रहा है. मॉडरेट मतलब मध्य मार्गी, यानी ये सरकार यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो इंडिया है, इंडिया के जो लोग हैं, उन दोनों को लेकर के चलने वाली ये संस्था रही है. During this period, it demanded a greater voice for Indian in the government and in administration. इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों के हक के लिए, सरकार में उनका एक कब्जा होने के लिए, उनके स्थान के लिए बहुत सारे डिमांड सरकार के सामने रखे हैं.
इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये विधान परिषद चाहते थे टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, जिससे कि विधान परिषद में हम भारतीयों का भी ज़्यादा हक हो, उनको ज़्यादा पावर मिले। एंड इंट्रोड्यूस इज़ द प्रोविनेंस वेयर नन, और यहाँ तक कि उस जगहों पर भी विधान परिषद बनाई जाए जहाँ पर जिन जगहों पर अभी तक विधान परिषद क्रिएट नहीं की गई है। इट मीन ये चाहते थे कि सरकार में हमारे प्रतिनिधित्व जाए, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गवर्नमेंट में जाएं। सरकार जो बस यहाँ पे बस गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो अब एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, भारतवर्ष के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटा करके खुद भारतीयों को उन जगहों पर अपॉइंट किया जाए, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहता था। इट डिमांडेड दैट इंडियन बी प्लेस्ड इन द हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी चाहता था कि हमारे सरकार में जो ऊंचे ऊंचे पदवी हैं उन पर हमारे भारतीय भी प्लेस्ड हो, उनको भी वहाँ पर हक मिले, अधिकार मिले। एंड फॉर दिस पर्पज़ इज़ कॉल्ड फॉर द सिविल सर्विसेज, और इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चीज़ की भी मांग की कि जो सिविल एग्जामिनेशन आप लंदन में करा रहे हैं वो सिविल एग्जामिनेशन आप लोग भारत में भी कराएं। ठीक है, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मांग की गई। द डिमांड फॉर द इंडियनेशन of the administration was part of a movement against the racism, since most important jobs at the times were monopolized by white officials। यानी उस समय भारत के गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे जो पदवियां थी वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के द्वारा ही स्थापित की गई थी। कहीं भी जो इम्पोर्टेंट बड़े पदवी वाले जॉब होते थे उसमें भारतीयों को बिल्कुल अधिकार नहीं था। And the British generally assumed that Indian could not be given position of the responsibility। अंग्रेज़ क्या बोल रहे हैं? अंग्रेज़ बोल रहे हैं कि आप लोग तो सिविलाइज्ड ही नहीं हैं, आप लोग के पास तो कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, आप भारतीय कैसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह कर सकते हैं। कह रहे हैं वो कि यू आर नॉट एबल टू रिमूव दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर नॉट एजुकेटेड, यू आर नॉट सिविलाइज्ड, यू आर नॉट ड्यूटीफुल। वो ये कह रहे हैं कि आप अच्छे कर्म नहीं कर सकते हैं, आप असभ्य हैं, आप सिविलाइज्ड नहीं हैं, आपके पास रूल रेगुलेशन नहीं है, मैनर नहीं है, और इतने बड़े पदवी पर मैं आपको कैसे स्थापित कर दूं? इतनी सारी कमियां होने के बाद हाउ यू कैन बी possess this responsibility, since British officers were sending a major part of their large salary home। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जॉब करके हमारे यहाँ हमारे विधान परिषदों में हमारे यहाँ ऑफिसर्स के रूप में, अधिकारियों के रूप में जो ब्रिटिश पर्सन थे, जो मैन थे, जो ब्रिटिश जनरल थे, वो लोग एक मोटी रकम भारत से लंदन भेजा करते थे। यहाँ से सैलरी लेते थे और इसकी मोटी रकम कहाँ भेजते थे? ब्रिटेन, लंदन भेजा करते थे। इट वॉज होप्ड वुड आल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ द वेल्थ ऑफ टू इंग्लैंड, और इस तरह से वो हमारे यहाँ से धन संपदा ले जा करके इंग्लैंड में इकट्ठा कर रहे थे। अदर डिमांड इंक्लूड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा मांग की गई थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दी जाए। द रिपील ऑफ आर्म एक्ट, और यहाँ तक कि जो आर्म एक्ट है उसको भी वापस लिया जाए। क्या था आर्म एक्ट? आर्म एक्ट ये था 1883 में कि आप कोई भी अस्त्र शस्त्र भारतीय जो हैं वो अपने पास नहीं रख सकते थे। ये आर्म एक्ट था, ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि ऐसे एक्ट को हटा दिया जाए, हम भारतीयों को भी अपने सेफ्टी के लिए आर्म्स को रखने की राइट दी जाए। एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और यहाँ तक कि अपनी बातों को कहने का, भावनाओं को एक्सप्रेस करने का, समानता का अधिकार हमको मिले, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी चाहती थी। ठीक है, इसके आगे का पैराग्राफ बेटा हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं। देखिए इसमें एक टॉपिक है रिपील। रिपील का मतलब खत्म कर देना। टू अंडो लॉ यानी किसी भी कानून को निरस्त कर देना। टू ऑफिशियली रूप से किसी भी चीज़ की वैलिडिटी को समाप्त कर देना, उसको हम लोग रिपील बोलते हैं। वैधता, किसी चीज़ की वैधता को समाप्त कर देना, उसका मतलब होता है रिपील।
यहाँ लिखा गया ना रिपील ऑफ द आर्म एक्ट, यानी कि जो आर्म एक्ट चलती आ रही है जिसकी वैधता अभी तक है उसकी वैधता को ख़त्म कर दिया जाए, आर्म एक्ट को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग के पूरे पैराग्राफ समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया होगा फिर मैं आप लोग को बताऊंगी, बट आप हम लोग हमसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।